हेलो चिल्ड्रन, लास्ट थर्ड लेक्चर में मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए थे करने के लिए 20 पार्ट से। जो भी मैंने आपको रेफरेंस एसेस पढ़ाए हुए थे, रेफरेंस ऑक्सी पढ़ाए हुए थे, उसी के बेसिस पे मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे। आई होप सो कि आप सब लोगों ने कर लिए होंगे। आज मैं उनको डिस्कस करूंगी। अब देखिए, जो मैंने आपको बताए थे, जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स मैंने आपको लिखाए हुए थे, उसमें मैंने जो नेमिंग कराई हुई थी और ये भी बताया हुआ था कि कुछ एलिमेंट्स कैसे फॉलो करते हैं कुछ ऊपर वाले एलिमेंट्स को। अब आप देखिए, और ये भी बताया था कि जब उसमें नेमिंग करते हैं रेफरेंस ऑक्सी एसिड्स में, तो ऑक्सीजन के रिमूवल के बेसिस पे और ऑक्सीजन के एडिशन के बेसिस पे किस तरीके से उनकी नेमिंग करी जाती है। एक बार मैं आपको फास्ट रिविजन करा देती हूँ। जैसे रेफरेंस ऑक्सी एसिड्स में एक लगता था, और जब उसमें ऑक्सीजन, सिंगल ऑक्सीजन जब उसमें बच्चों ऐड होती थी तो हम लोग क्या लगाते थे, पैरिक एसिड। और जब उसमें 2 ऑक्सीजन ऐड होती थी तो हाई पैरिक एसिड। और जब उसमें सिंगल ऑक्सीजन रिमूव होती थी तो अस, और जब 2 ऑक्सीजन रिमूव होती थी तो हाइपस। अब आप देखिए, उसी के बेसिस पे जो यहाँ पर है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 O4। अब यहाँ पर आप देखिए O3, तो इसका मतलब एक ऑक्सीजन रिमूव हो रही है ना, तो रिमूव होगी तो क्या लग जाएगा, अस, तो सल्फ्यूरस एसिड। अब आप देखिए, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला आपको आता है HNO3, पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है HNO2। अब आप देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है एक सिंगल ऑक्सीजन का। तो जब सिंगल ऑक्सीजन रिमूव होगी तो क्या नेमिंग मैंने आपको बताई थी, अस एसिड। तो देखिए नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड। उसी के बेसिस पे देखिए आर्सेनिक एसिड। आर्सेनिक किसको फॉलो करता है बच्चों, फॉस्फोरस को। आयोडस एसिड, आयोडीन किसको फॉलो करता है, हैलोजेंस की लेन में आपको मिलेगा आयोडीन। तो क्लोरीन HClO3 क्लोरीन को फॉलो करता है, तो HClO3। अब आप देखिए बच्चों के क्लोरीन के पास कितने ऑक्सीजन है, 3, पर यहाँ पे देखिए आयोडीन के साथ कितने ऑक्सीजन है, 2। मतलब एक कम है, तो एक कम होगा तो क्या होगा, आयोडस एसिड बच्चों। अब आप देखिए H2SO5, H2SO5 पे क्या होगा, खुद ही चेक करिए। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4। तो यहाँ पे देखिए एक ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो उस जब एक ऑक्सीजन सिंगल ऐड होता है तो क्या होता है, हम लोग पर लगाते हैं, पर सल्फ्यूरिक एसिड, पर सल्फ्यूरिक एसिड। अब आप देखिए कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2CO3, H2CO3। अब आप देखिए कार्बोनस एसिड, यहाँ पे देखिए एक ऑक्सीजन यहाँ पे रिमूव हुआ, H2CO2, एक ऑक्सीजन यहाँ पे रिमूव हुआ है, उसके बेसिस पे हम लोग क्या लगाएंगे, अस, कार्बोनस एसिड। अभी मैंने आपको बताया था आर्सेनिक का, यहाँ पे कि आर्सेनिक किसको फॉलो करता है बच्चों, फॉस्फोरस को फॉलो करता है। और फॉस्फोरस में क्या, PO4 आता है लास्ट में। यहाँ पे देखिए क्या आया, ASO3, तो एक ऑक्सीजन कम हुआ है, अस, आर्सेनस एसिड। अब आप यहाँ पे देखिए क्लोरीन क्या है, क्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, HClO3, 3, O कितने हैं, 3, पर यहाँ पे देखिए आप O कितने हैं, 4। तो क्या आएगा, सिंगल ऑक्सीजन ऐड हुआ है, उसके बेसिस पे पर क्लोरिक एसिड। अब आप देखिए HIO। अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करिए बच्चों कि जो मैंने आपको बताया था कि आयोडीन क्लोरीन की लेन में आता है हैलोजेंस में, तो मैंने आपको क्लोरीन का फॉर्मूला क्या बताया था, HClO3। अब आप देखिए HIO, तो वहां पे O कितना था, 3, यहाँ पे O कितना है, 1, तो कितना डिफरेंस है, 2 O का डिफरेंस है। तो जब 2 O का डिफरेंस आता है मतलब कम है यहाँ पर, तो जब 2 O कम होंगे तो क्या आएगा, हाइपो आयोडस एसिड, हाइपो आयोडस एसिड। अब आप देखिए जेनॉन, जेनॉन में बच्चों मैंने आपको बताया था नोबल गैसेस में आती है, तो बाकी नोबल गैसेस की तो नेमिंग ही नहीं मैंने आपको कराई होती, सिर्फ जेनॉन की कराई होती क्योंकि स्पेशल केस है। तो जेनस एसिड, जेनस एसिड। अब उसी की तरह देखिए सेलेनियम का सेलेनियस एसिड। ब्रोमीन का चेक करिए ब्रोमीन भी देखिए आप किसको फॉलो कर रहा है, क्लोरीन को फॉलो कर रहा है ब्रोमीन। तो फिर से बता रही हूँ,
क्लोरीन का क्या फॉर्म होता है HClO3। अब आप यहाँ पे देखिए ब्रोमीन का क्या हुआ बच्चों, O4 लिखा हुआ है, इसका मतलब सिंगल ऑक्सीजन ऐड हुई है। तो जब सिंगल ऑक्सीजन ऐड होती है तो क्या होता है पर ब्रोमिक एसिड, पर ब्रोमिक एसिड। अब आप देखिए H3AlO3। अब एल्यूमिनियम हमने कहाँ पढ़ा था बताइए, सबसे फर्स्ट वाले में, आलू बैगन आलू गाजर एंड थैला पढ़ा होगा ना, बैगन आलू गाजर एंड थैला बोरोन के लिए। तो अब आप देखिए यहां पर भी एल्यूमिनिक एसिड। अब आप यहां पे चेक करिए हाइपर सल्फ्यूरिक एसिड कैसे आया, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है H2SO4। तो यहाँ पे कितना है H2SO6। कितने ऑक्सीजन बच्चों ऐड हुए हैं 2। कितने ऑक्सीजन का डिफरेंस आ रहा है, ऐड हुए हैं 2। तो क्या आएगा हाइपर सल्फ्यूरिक एसिड। वैसे यहाँ पे देखिए 5 ऑक्सीजन हो गए पर आर्सेनिक एसिड। अब यहाँ पे देखिए फिर से HClO2 होना क्या चाहिए, क्लोरीन का क्या होता है जब हम लोग ने चार्ट में पढ़ा होता है HClO3। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन कम हो गया तो क्लोरस एसिड। फिर से देखिए ब्रोमीन सेम है, बिल्कुल सेम है, जितना क्लोरिक में होता है ClO3 BrO3 तो सेम है तो ब्रोमिक एसिड। HiO2 अगेन HClO3 में कितने वो प्रेजेंट है 3। यहाँ पर आयोडीन के साथ कितने प्रेजेंट हैं 2 तो आयोडस एसिड। अब नाउ फॉस्फोरिक में हमने क्या पढ़ा हुआ था PO4। यहाँ पे कितना है बच्चों PO3, सिंगल ऑक्सीजन कम है तो कितना हो जाएगा फॉस्फोरस एसिड। और ये लास्ट बच्चों फॉस्फेट में हमने पढ़ा था PO4। तो देखिए सिंगल ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हुआ है तो पर फॉस्फोरिक एसिड। आई होप सो बच्चों कि आपको पूरे क्वेश्चन बहुत इजीली क्लियर हो गए होंगे और आपने जो भी अगर सॉल्व करे हो तो आप लोग अपने आंसर्स चेक करिएगा और प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करिएगा। ओके बच्चों, देखिए बच्चों अभी हम लोगों ने उसके सॉल्यूशंस करे हैं रेफरेंस एसेस के। अब हम डी ब्लॉक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पी ब्लॉक कंप्लीट किया था तो डी ब्लॉक पे ज्यादा नहीं करना है, हम लोग अभी इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा और इसकी मैं ट्रिक बताऊंगी लर्न करने के लिए, पर आपको क्या है कि कोशिश करना कि बिना ट्रिक के ही आपको सारा लर्न हो जाए। अच्छा दूसरी बात क्या है बच्चों कि इसका जो आप लोग अभी तो आप लोग ने क्लास 9th एंड 10th में थोड़ा सा ही पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल के बारे में, पर 11th एंड 12th में आपको इतनी बार पढ़नी पड़ेगी, इतनी बार लिखनी पड़ेगी कि वैसे ही वो आपको पूरा लर्न हो जाएगी, तो आपको ट्रिक्स की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और आई होप सो कि जो पी ब्लॉक जो मैंने लास्ट वाले लेक्चर में कराया था वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स आपको बहुत अच्छे से लर्न हो गए होंगे। चलिए अच्छा मैं अब ये वाला स्टार्ट कराती हूँ डी ब्लॉक। अब आप देखिए सबसे पहले ये देखिए इसमें फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, ये जो इनको बोला जाता है। और जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है बच्चों। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो ट्रांजिशन मेटल्स के नाम से भी जाना जाता है। अब आप ये देखिए इसका देखिए स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। फिर से देखिए स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कॉपर, निकल, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इसको कई बार ही आप ऐसे रीड करेंगे तो आपको खुद ही वो लर्न हो जाएगी। फिर भी मैं आपको एक ट्रिक इसकी बताती हूँ। सचिन तेंदुलकर वेरी क्रिटिकल मैन, और जैसे कि अंग्रेजों के जो नाम होते हैं वो बहुत अजीब अजीब से नेम होते हैं। तो देखिए बच्चों किसी भी चीज को लर्न करने के लिए बहुत सारी ट्रिक्स होती है ना, तो अगर आप देखेंगे तो हो सकता है आप भी कोई ट्रिक बना ले इसको लर्न करने के लिए। पर जैसे कि मैंने आपको बताया है अगर आपको इजी लगे तो आप इसी से कर लीजिएगा, नहीं तो अगर आप कोई ट्रिक बनाए अपनी पर्सनल तो आप वो मुझे भी इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि मैम हमने ऐसा बनाया, तो एक बार मैं भी देख लूंगी उसको। ओके, तो जैसे एक अंग्रेज का नाम है तो मैं उसके बेसिस पे बताऊंगी। फिकोनी, जैसे मान लीजिए ये एक अंग्रेज का नाम है फिकोनी, ठीक है, उसके बेसिस पे देखिए सचिन तेंदुलकर वेरी क्रिटिकल मैन, फिकोनी क्या जाने। सचिन तेंदुलकर वेरी क्रिटिकल मैन, फिकोनी क्या जाने। अब आप बताइए ये पहली हमें जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है
वो तो आप लोग को अच्छे से लर्न हो ही गई होगी। अब देखिए जो इसमें इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स करने हैं बस हम उस पर ही फोकस करेंगे। ओके, पर ऐसा है कि बाद में जब हम लोग चैप्टर्स पे जाएंगे डीप स्टडी में, जब हम सारे ब्लॉक्स की सेपरेट स्टडी करेंगे चैप्टर्स के अंदर, तब हम पूरा एक टेबल करेंगे पीरियोडिक का। ओके, जब तक हम लोग इसका शॉर्ट स्टडी कर लेते हैं। अब आप देखिए कि क्रोमियम के नीचे मॉलिब्डेनम फिर टंगस्टन। तो जो मॉलिब्डेनम है तो ये क्या बनाता है, सिंगल एसिड मॉलिब्डेनिक एसिड। और टंगस्टन का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। पहले जो हम, अब तो सब जगह एलईडीज लगी होने लगी है, तो पहले के टाइम में येलो लाइट के जो बल्ब्स होते थे तो उसके बीच में ऐसे बहुत फाइन वायर का फिलामेंट होता था, तो वो टंगस्टन से बनता था बच्चों। पर एक चीज उसकी नोट करिएगा कि बहुत ज्यादा उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता था और बहुत ज्यादा उसकी बॉन्डिंग होती थी, बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती थी। तो ये तो हम केमिकल बॉन्डिंग में उसके बारे में पढ़ेंगे, टंगस्टन के बारे में। अभी आप बस यहाँ पे इतना सा देखिएगा कि ये एसिड बनाता है टंगस्टिक एसिड, टंगस्टिक एसिड। अच्छा, अब आप देखिए कॉपर के लेन में हम क्या पढ़ेंगे, सिल्वर एंड गोल्ड। अब ये तो पता ही है आपको कि पहले के टाइम में जब राजा लोग हुआ करते थे हमारे देश में, तो वो लोग क्या यूज करते थे, हमेशा कॉइन्स यूज करते थे। जो आज के टाइम में हम लोग करेंसी यूज करते हैं, तो पहले के टाइम में हमारे जो किंग्स होते थे तो वो क्या यूज करते थे, कॉइन्स यूज करते थे बच्चों। पहले आप अपने बार्टर सिस्टम भी पढ़ा होगा, है ना। तो बार्टर सिस्टम में क्या होता था, गुड्स एक्सचेंज होते थे। उसके बाद जब किंग्स के टाइम में कोई भी सामान इधर से उधर लिया जाता था तो उसको कॉइन्स दिए जाते थे, या तो वो गोल्ड कॉइन्स होते थे या सिल्वर कॉइन्स होते थे। अभी भी आप देखिए हम लोग दिवाली में जब शॉपिंग करने जाते हैं तो हमारे यहाँ एक धनतेरस होता है दिवाली के पहले, तो उसमें भी हम लोग ये कॉइन्स खरीदते हैं। तो डिपेंड करता है, जो मिडिल क्लास होता है जो जितना अफोर्ड कर सकता है तो वो सिल्वर कॉइन्स लेते हैं, जो रिच पीपल होते हैं वो गोल्ड कॉइन्स खरीदते हैं। तो डिपेंड करता है। और कॉपर के तो आप देखिए बहुत सारे यूटेंसिल्स लोग पानी के लिए भी यूज करते हैं, पानी फिल करके उसमें पीते हैं, रात भर रखते हैं, बोलते हैं कि बहुत अच्छा होता है आयुर्वेद की नजर से। तो इस तरीके से देखिए। अब आप देखिए जिंक के लेयर में हम लोग कैडमियम और मरकरी पढ़ेंगे। जिंक के लेयर में हम लोग कैडमियम एंड मरकरी की स्टडी करेंगे। देखिए बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कि इसमें से कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो एसिड्स बनाते हैं, इसमें से कुछ एसिड फॉर्म होते हैं। देखिए विच आर द मेटल्स विच फॉर्म एसिड, ये भी मैंने लिखा है। पर बच्चों ये आपको लर्न करना पड़ेगा, जिसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मेटल है जो एसिड्स बनाता है वो मैंगनीज। ये तो बच्चों आपको बिल्कुल लर्न करना पड़ेगा अच्छे से। कि जैसे मैं आपको ये भी क्वेश्चन आता है कि विच आर द मेटल्स इन डी ब्लॉक विच फॉर्म एसिड्स, तो ये आपको लर्न होने चाहिए। जैसे वैनेडियम, तो इसका फॉर्मूला भी लर्न होना चाहिए, वैनेडिक एसिड बनाता है। क्रोमियम क्रोमिक एसिड बनाता है, H2CrO4। मॉलिब्डेनम मॉलिब्डेनिक एसिड बनाता है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। टंगस्टन टंगस्टिक एसिड बनाता है। अब आप देखिए यहाँ पे जिंकिक एसिड बनाता है, ठीक है। ये मैंने सारे लिखे हुए हैं। और मैंगनीज का ध्यान दीजिएगा बच्चों, फोकस करिएगा मैंगनीज का, कि पर मैंगनिक एसिड एंड मैंगनिक एसिड बनाता है। ये फॉर्मूले भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बिल्कुल ध्यान से पूरा चार्ट इतना करिएगा। ओके बच्चों, अब ये बताइए कि आपने कभी 9-10 में एम्फोटेरिक वर्ड सुना हुआ है? एम्फोटेरिक, हाँ, अभी जो हम लोग ने डी ब्लॉक के टेबल में जो पढ़े हुए थे कुछ आने, उसमें से कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो एसिड की तरह भी रिएक्ट करते हैं और बेस की तरह भी रिएक्ट करते हैं। तो बेस रिएक्ट विद एसिड्स एंड एसिड रिएक्ट विद बेस। तो एक जनरल डेफिनेशन अगर मैं दूं एम्फोटेरिक की, तो क्या है, जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, जो दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं वो एम्फोटेरिक कहलाते हैं। जैसे कि अगर मैंने इसमें कुछ एग्जांपल्स लिए, जैसे आयरन, तो आप देखिए H3FeO3, तो ये दो फॉर्म्स में प्रेजेंट होगा, H3FeO3 FeOH होल थ्राइस। अब आप देखिए H3FeO3 में क्या है, फेरिक एसिड, FeOH होल थ्राइस में फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो ये एसिड एंड ये बेस। अब आप एक चीज नोटिस करिए बच्चों के, H का और O का रेशियो सेम होगा। देखिए H का और O का रेशियो सेम होगा, हर जगह नोटिस करिए, H और O का रेशियो बिल्कुल सेम होगा। और यहाँ पे देखिए बेस के फॉर्म में OH, ये देखिए बस क्या है, H3LO3
AlOH होल थ्राइस, H2ZnO2 ZnOH होल थ्राइस, बोरॉन है, बोरॉन है, H3PO3 BOH होल थ्राइस। तो इसमें क्या है कि दोनों फॉर्म्स में ये प्रेजेंट है। ओके, तो जैसा कि बच्चों मैंने भी आपको बताया ना कि एम्फोटेरिक जो होता है कि वो दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है, एसिड्स की भी और बेसिस की। हाँ, डिपेंड करता है उसकी रिक्वायरमेंट के ऊपर, डिपेंड करता है उसकी रिक्वायरमेंट। आप यहीं पे देखिए ना, जैसे मान लीजिए एसिड है, अगर सामने से बेस आ रहा है उसके, अगर सामने से बेस आ रहा है तो वो एसिड अपने आप को बेस में कन्वर्ट कर लेगा। सामने से बेस आ रहा है तो वो एसिड अपने आप को बेस में कन्वर्ट कर लेगा। ओके, अगर बेस है और सामने से एसिड आ रहा है तो वो अपने आप को एसिड में कन्वर्ट कर लेगा। तो एम्फोटेरिक जो होता है वो दोनों की प्रॉपर्टीज शो करता है, एसिड्स एंड बेसिस की। ये देखिए, तो देखिए बच्चों, जो जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है उतना आप प्लीज अच्छे से करिएगा, और बहुत ही जल्दी हम लोग चैप्टर्स पर आने वाले हैं। तो आपको किसी भी चीज में बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्लास 11 की केमिस्ट्री में। जैसे हम कंप्लीट करेंगे तो हम आगे इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस ये है कि आप मेरे साथ साथ चलते जाइए, ठीक है। अभी तो ये कि मैं आप लोग को बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ हर एक टॉपिक के बारे में। इसके बाद जब हम लोग चैप्टर्स पर आएंगे लाइन से बिल्कुल सिक्वेंशियली, तो ये जो भी मैं शॉर्ट टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ चैप्टर के अंदर आएंगे, तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये डिफिकल्ट टॉपिक्स है। तो एकदम से चैप्टर के बीच में करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। ओके बच्चों।